Hello students, we were studying about the respiratory system disease and we have studied about the COPD, and I said that in COPD included two diseases. First is bronchitis and second is emphysema. We have studied about bronchitis and now we will start the second disease, emphysema. एम्फीसीमा में क्या होता है, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ की स्टार्टिंग में बताया था एस्थमा में कि हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है. दिस इज़ ट्रैकिया एंड दिस इज़ प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज़ सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड इट इज़ ब्रोंक्यूल. ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इन ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स में लगे होते हैं एल्वेलाइज. इस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताई थी. ये होती है लंग्स की स्ट्रक्चर. ये है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड दिस इज एल्वेलाइज. एम्फीसीमा में क्या होता है? एम्फीसीमा इज अ क्रॉनिक पल्मोनरी लंग डिजीज इन विच डिस्ट्रॉय या डैमेज ऑफ एयर सैक causes breathlessness. एयर सैक मीन्स ये एल्वेलाइज, इनका क्या हो जाता है? डैमेज. एल्वेलाइज टिश्यू डैमेज होने से ब्रेथलेसनेस कंडीशन हो जाती है एंड दैट डिजीज कॉल्ड एम्फीसीमा. ओके, एस्थमा में हमने पढ़ा था कि जो एयरवेज है वो नैरो हो जाते हैं, राइट. ब्रोंकाइटिस में भी मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, एयरवेज में इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. Emphysema directly related to alveoli air sac and damage of air sacs alveoli called emphysema. तो definition क्या हो गई emphysema की? Emphysema is the respiratory system disease in which the alveolar sac alveoli of lung destroys, damage and the lung functioning is restricted and that cause breathlessness. This is the definition of emphysema. Now pathophysiology of emphysema. Pathophysiology means emphysema में क्या होता है? Actually emphysema में मैंने आपको बताया एल्वेलाइज डिस्ट्रॉय होती है, एल्वेलर टिश्यू डिस्ट्रॉय होते हैं. तो एल्वेलाइज का ऐसा क्या इफेक्ट है जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस कंडीशन होती है? एल्वेलाइज क्या करती है? जब हम एयर इनहेल करते हैं, जब हम नोज़ के थ्रू एयर इनटेक करते हैं, बॉडी में इनहेल करते हैं, तो ये ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट एल्वेलाई तक पहुंचती है. एल्वेलाई क्या करती है? जो बॉडी में जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है, तो ये एयर से ऑक्सीजन पहुंचाती है ब्लड में एंड CO2 को क्या करती है? वापस एक्सहेल करती है. यानी CO2 फिर से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइज, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन ट्रैकिया तक पहुंच के एक्सहेल होता है, राइट. तो इस तरह से एल्वेलाई का क्या काम हो गया? O2 एंड CO2 का एक्सचेंज करना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? गैसियस एक्सचेंज. तो एल्वेलाई का क्या काम हुआ? गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वेंटिलेशन. यानी बॉडी में वेंटिलेशन का काम. वेंटिलेशंस जो हम रूम में यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं? जो रूम की एयर है उसको बाहर निकालते हैं और बाहर से फ्रेश एयर को रूम में एंटर कराते हैं. तो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है वेंटिलेशन. वैसे ही बॉडी में एल्वेलाइज का काम होता है लंग्स में गैसियस एक्सचेंज का. ऑक्सीजन को ये ब्लड में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, ठीक है. तो गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. अगर एल्वेलर टिश्यूज डैमेज हो गए तो गैसियस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा, वेंटिलेशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या कंडीशन हो जाएगी? ब्रेथलेसनेस की. क्योंकि ब्रीदिंग एक्चुअल होता क्या है? इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस. ऑक्सीजन को हम इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं.
तो वो ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एंड दैट कॉल्ड ब्रेथलेसनेस कंडीशन। तो एल्वेलाई का जो काम है वो आपको समझ में आ गया, और एल्वेलाई के डैमेज होने से क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है एम्फीसीमा के टाइप्स क्या क्या है। नाउ टाइप ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सेंटी एसिनार, पैन एसिनार, डिस्टल एंड मिक्स्ड। कितने टाइप के हो गए एम्फीसीमा? सेंटी एसिनार, पैन एसिनार, डिस्टल एंड मिक्स्ड। सेंटी एसिनार में क्या होता है? नाउ टाइप्स ऑफ एम्फीसीमा। फर्स्ट इज सेंट्री एसिनार। सेंट्री एसिनार में क्या होता है? जो एल्वेलाइज में अपर एल्वेलाइज है वो डैमेज होते हैं। जो लोअर एल्वेलाइज है, जो अंदर है, वो एल्वेलाइज डैमेज नहीं होते। जो अपर पोर्शन है एल्वेलाइज का, लंग्स में एल्वेलाइज इस तरह से अटैच्ड होते हैं, तो ये अपर पोर्शन ऑफ एल्वेलाइज डैमेज होते हैं, अंदर के जो इनर एल्वेलाइज है वो डैमेज नहीं होते। उस टाइप के एम्फीसीमा को कहते हैं सेंट्री एसिनार। इसके रीजंस होते हैं स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग स्मोकिंग, नॉर्मली marijuana जो ड्रग है उसके स्मोक से एम्फीसीमा होता है। स्मोकिंग एंड कोल फ्यूम, कोयले के बर्न होने से जो फ्यूम होता है उसकी वजह से ये एम्फीसीमा होता है। इसे बोलते हैं सेंट्री एसिनार, क्योंकि इसमें अपर एल्वेलाइज डैमेज होती है, इनर एल्वेलाइज डैमेज नहीं होती। सेकेंड टाइप इज पैन एसिनार। पैन एसिनार में क्या होता है? इसमें इसका अपोजिट इनर एल्वेलाइज डैमेज होती है, अपर एल्वेलाइज डैमेज नहीं होती। इनर से अपर की साइड में जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैन एसिनार। थर्ड इज डिस्टल। डिस्टल में क्या होता है? जो एल्वेलाई डक्ट्स है, यहाँ से अभी तक तो एल्वेलाइज डैमेज हो रही थी, अब ये जो डक्ट्स है ये डैमेज होने लगती है और इसकी वजह से कंप्लीट लंग डैमेज होता है। तो इसमें क्या होता है? डिस्टल मीन्स डक्ट डैमेज होती है, सैक डैमेज होती है एंड कंप्लीट लंग डैमेज होने लगता है। दैट इज कॉल्ड डिस्टल एम्फीसीमा। फोर्थ इज मिक्स्ड एम्फीसीमा, मतलब उसमें सेंट्री एसिनार भी होगा प्रेजेंट, पैन एसिनार भी प्रेजेंट होगा और डिस्टल भी प्रेजेंट होगा, यानी कंप्लीट लंग डैमेज हो जाएगा, पूरा लंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो जितने भी एल्वेलाइज टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाएंगे। सेंट्री एसिनार में हमारे पास में ऑप्शन होता है कि ओनली अपर एल्वेलाइज डैमेज हुई है तो हम इन्हें निकाल सकते हैं, इन्हें हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमने ये निकाल लिया तो हमारा जो लंग है वो बच सकता है डिस्ट्रॉय होने से। पैन एसिनार और डिस्टल में ऐसा ऑप्शन नहीं है, लंग ट्रांसप्लांटेशन ही करना होगा, क्योंकि इनमें हमें अपर डिस्ट्रॉय नहीं होता, इनमें इनर डिस्ट्रॉय होता है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। मिक्स्ड में भी आपका पूरा लंग डैमेज हो रहा है तो आपको लंग को ट्रांसप्लांट ही करना होगा। ठीक है। तो ये है टाइप ऑफ एम्फीसीमा। समझ में आया? एक तो एल्वेलाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, एल्वेलाइज की डैमेज होने से क्या प्रॉब्लम हुई और एल्वेलाई डैमेज होने से डिजीज क्यों हो रही है, एंड सेकंड इज टाइप्स ऑफ एम्फीसीमा। नाउ कॉजेज ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज है तो कॉजेज भी वही कॉमन होंगी। क्या होंगे कॉमन कॉजेज? पॉल्यूशन, डस्ट, फ्यूम, स्मोक, ड्रग्स, राइट, केमिकल, फ्यूम, यानी केमिकल्स के बर्न होने से जो फ्यूम बनता है वो कोल,
कोयले के जलने से जो फ्यूम बनता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उसमें पोल्यूशन रीज़न है। जिन एरियाज़ में पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ एम्फीसीमा यानी लंग्स में एल्वेलाइज के डिस्ट्रॉय होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉमन स्मोकिंग, जिसमें सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स स्मोकिंग, मैंने आपको एग्जांपल बताया marijuana, इन ड्रग्स के जो स्मोकिंग करने से हमारी बॉडी में जो धुआं जाता है, जो फ्यूम हमारी बॉडी में जाता है, उसकी वजह से लंग्स के डिस्ट्रॉय होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिजीज़, जिसमें हम एस्थमा कंडीशन, हाइपर एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स यानी म्यूकस का ज़्यादा सीक्रेट होना, वो भी एम्फीसीमा कंडीशन बना सकता है। और एक और रीज़न है इसमें, बर्थ वेट कम होना, यानी बर्थ के टाइम वेट कम होना वीक लंग्स की सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये है कॉजेज ऑफ एम्फीसीमा। जो कॉमन कॉजेज मैंने आपको एस्थमा में बताए थे, ब्रोंकाइटिस में बताए थे, सीओपीडी में, वही एम्फीसीमा में कॉमन है कॉजेज। ठीक है, नाउ सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में सिम्टम्स क्या है, जिसे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कहते हैं। फर्स्ट इज कफ, जो कि कॉमन सिम्टम है किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ का। सेकंड इज फीवर, इन्फेक्शन की वजह से इसमें फीवर आता है रिपीटेडली। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये भी कॉमन सिम्टम है किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। इसके अलावा मॉर्निंग एंड नाइट कोल्ड कंडीशन, हमने देखा है कि कभी कभी मॉर्निंग में अर्ली और नाइट में लेट हमें कफ जैसा फील होता है, जुकाम जैसा फील होता है, राइट। मतलब होल डे आपको नॉर्मल कंडीशन लगेगी, पूरे दिन आप एकदम नॉर्मल होंगे, लेकिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले आपको जुकाम की जैसा फील होता है कि आपको जुकाम हुई है। तो ये जो कंडीशन है, ये सिम्टम होते हैं एम्फीसीमा के। इसके अलावा फैटिग, हेडेक, ये कंडीशन है एम्फीसीमा के सिम्टम्स की। हेडेक, इसके बाद में चेस्ट पेन और म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, थिक म्यूकस बनने लगता है, ये मैंने आपको बताया ही है पहले। ये सिम्टम्स हैं एम्फीसीमा के। ओके, नाउ डायग्नोसिस ऑफ एम्फीसीमा। डायग्नोस करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, एम्फीसीमा प्रेजेंट है या नहीं। फर्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम चेक करते हैं ब्रीदिंग कंडीशन। नाउ डायग्नोसिस ऑफ एम्फीसीमा, यानी हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि एम्फीसीमा कंडीशन है या नहीं। इसमें फर्स्ट टेस्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी हम चेक करेंगे ब्रीदिंग कंडीशंस, जिसमें हम चेक करते हैं ब्रीदिंग रेट, वो नॉर्मल है या नहीं, और ब्रेथलेसनेस कंडीशन, यानी अगर बहुत स्पीड में वॉक करने से या फिर रनिंग करने से इन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये चेक करते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन में। सेकंड इज लंग फंक्शनिंग टेस्ट। सेकंड इज लंग फंक्शनिंग टेस्ट, जिसमें हम लंग्स के फंक्शन को टेस्ट करते हैं, यानी कितनी ब्रीथ इन कर सकते हैं और कितनी ब्रीथ आउट कर सकते हैं, ये टेस्टिंग करते हैं लंग फंक्शनिंग टेस्ट में। थर्ड इज ब्लड टेस्ट, इसे लैब टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारी रिस्ट से ब्लड को लिया जाता है, जिससे ये चेक किया जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट इनफ है, इट मीन्स लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं,
लेकिन अगर ऑक्सीजन का अमाउंट इनफ नहीं है, इट मीन्स लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, एल्वेलाइज में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन अगर ब्लड को इनफ पहुंच रही है, इट मीन्स एल्वेलाइज वर्क प्रॉपरली, और अगर ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंच रही तो कोई डिजीज कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वेरी कॉमन स्पायरोमेट्री, जो मैंने आपको बताया भी है। स्पायरोमेट्री में क्या होता है, एक इस तरह से डिवाइस होता है जिसके अंदर बॉल्स रखी होती है, जिसमें हमें एयर से इन बॉल्स को ऊपर उठाना होता है। जब हम हमारे माउथ से इसमें एयर इन करेंगे तो इससे ये बॉल्स क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। इससे हम देखते हैं कि कितने अमाउंट में एयर हम लोग एक्सहेल कर सकते हैं और हमारे लंग्स की कंडीशन कैसी है। ठीक है, इस डिवाइस से चेक किया जाता है स्पायरोमेट्री। ये बहुत ही कॉमन डिवाइस है जो कोविड में यूज़ किया गया था, ये पता लगाने के लिए कि लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा चेस्ट का एक्सरे, जिसकी वजह से लंग्स की इमेज हमें मिलती है और हम पता लगा लेते हैं कि हमारे एल्वेलाइज टिश्यूज डैमेज है या नहीं। ठीक है, तो ये है डायग्नोसिस ऑफ एम्फीसीमा। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा में दो टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल, जैसे हमने दूसरी डिजीज़ में पढ़े हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम कॉमन लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमें मेडिसिन्स यूज़ करनी होती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी डिजीज़ की अक्यूट कंडीशन है या उसकी प्राइमरी कंडीशंस है, यानी वो डिजीज़ अभी स्टार्ट हुई है या फिर उसके सिम्टम्स हमें शो हुए हैं और हम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि ये डिजीज़ हो सकती है, तब हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारी डिजीज़ की कंडीशन सीरियस हो चुकी है और अब लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने से काम नहीं बनने वाला, मीन्स ओनली लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके हम उस डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते, तो हम यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम मेडिसिन और ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो फर्स्ट इज़ हमें ऐसी चीज़ों को दूर रखना होगा जो इसके कॉजेज़ है, जैसे स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें स्मोकिंग को बंद करना होगा। सेकंड इज़ पॉल्यूशन का एक्सपोजर, यानी पॉल्यूशन में आप एक्सपोज होके ना जाए, अपने आप को कवर करके जाए। वैसे तो ये ही चांसेस रखिए कि पॉल्यूशन से जितना हो सके दूर रहे, लेकिन पॉल्यूशन तो सब जगह है, इसलिए हम पॉल्यूशन में एक्सपोज होने से पहले अपने आप को कवर करके चले, स्पेशली नोज़ एंड माउथ, जिससे हम डस्ट पॉल्यूटेड जो पार्टिकल्स है उन पॉल्यूटेंट से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग, पॉल्यूशन, एक्सपोजर। थर्ड इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमें बचना होगा, यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन्स और इन्फेक्टेड कंडीशन से दूर रखना है जहाँ से हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मिल सकता है। यानी कोई अगर हमारे आसपास स्नीजिंग, छींक रहा है या खांस रहा है, कफिंग, तो हमें अपने फेस को कवर करना है और उस पर्सन से हमें डिस्टेंस बना के रखनी है। ठीक है, और वायरस इन्फेक्शन से भी हमें बचना है, तो हमें उसके लिए क्या लेना होगा, अच्छी डाइट लेनी होगी। ठीक है, तो इसमें हमें हेल्दी डाइट्स यूज़ करनी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ाए। इसके बाद में हमें क्या करनी है, एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हमारे लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर हो और हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग बने। यानी हम योगा, एक्सरसाइजेस करते हैं जिसकी वजह से लंग्स की प्रैक्टिस होती है प्रॉपर, और वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने के लिए भी हैबिचुअल हो जाते हैं और स्पेशली वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए एक्टिविटीज़ हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमें ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें हमारी ब्रीदिंग का रोल हो। ओके, तो ऐसी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करनी है। ओके, तो ये थे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर एम्फीसीमा।
नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम यूज़ किसका करते हैं? ड्रग्स, मेडिसिन का यूज़ करते हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए। तो अब एम्फीसीमा में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे हम देखिए। फर्स्ट इज़ ब्रोंकियोडायलेटर्स। ब्रोंकियोडायलेटर्स जो मैंने एस्थमा में भी बताया था आपको, ब्रोंकाइटिस में भी बताया था। ये क्या करते हैं? मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और मसल्स को रिलैक्स करने से जो ल्यूमेन है उसका साइज जो छोटा था, नैरो हो गया था, वो बड़ा हो जाता है और मसल्स को स्पेस ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या करते हैं? एम्फीसीमा में जो म्यूकस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। थिक म्यूकस की वजह से ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज की वजह से जो टिश्यूज़ है उनकी डेथ होने लगती है। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स उसको एक्सपेंड करेंगे, जिसकी वजह से म्यूकस एक्सपेंड होगा और थिक म्यूकस जो है वो इजीली फ्लो कर पाएगा। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स के एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम, जिसमें टिट्रोपियम भी आता है, और साल्ब्यूटामोल। ये एग्जाम्पल्स है ब्रोंकियोडायलेटर्स ड्रग्स के। सेकेंड इज इनहेल स्टेरॉइड्स। इनहेल स्टेरॉइड्स भी ब्रोंकियोडायलेटर्स की जैसे ही वर्क करते हैं। ये मसल्स को एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से स्पेस मिलता है और म्यूकस, जो थिक म्यूकस है, वो इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, इनहेल स्टेरॉइड्स में एग्जांपल है फ्लूटिकासोन। स्टेरॉइड्स का यूज़ हमने कोविड में भी किया था, क्योंकि कोविड कंडीशन में लंग्स के अंदर ही इन्फेक्शन हो रहा था, राइट। तो हमने स्टेरॉइड्स यूज़ किए थे जो लंग्स इन्फेक्शन में यूज़फुल होते हैं। थर्ड इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन। एंटीबायोटिक्स क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि इन्फेक्शन से बचने के लिए, किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हुआ, माइक्रोबैक्टीरियाज का इन्फेक्शन हुआ, तो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शन क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक कर देते हैं, और इन इन्फेक्शन की वजह से अदर डिजीज़ होने के चांसेस भी जल्दी हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होने से, लंग्स के वीक होने से एम्फीसीमा कंडीशन के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लास्ट इज म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स मैंने आपको बताया था, म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं? जो म्यूकस को बाउंड करने के लिए, यानी म्यूकस जो बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स में है, उसको थिक करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उसको बाउंड कर देता है, उसको इस तरह से बाइंडिंग करने की वजह से वो थिक बन जाता है। ठीक है, जो इजीली फ्लो हो रहा था म्यूकस, उसको क्या कर दिया? थिक कर दिया, जिसकी वजह से उसका फ्लो इजी नहीं हो पा रहा। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? जो म्यूकस को बाइंड करते हैं आपस में, म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स को काटने वाला, यानी इन म्यूकोलाइटिक्स को डिस्ट्रॉय करने वाले ड्रग्स है एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। ठीक है, तो ये है म्यूकोलाइटिक्स, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, तो ये है म्यूकोलाइटिक्स। इसके अलावा सर्जरीज, ये तो थी मेडिसिन जो यूज़ होती है एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा सर्जरीज जिसमें लंग ट्रांसप्लांटेशन है और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है, लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, ये यूज़ होती है सर्जरीज एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। थेरेपीज, न्यूट्रिशन थेरेपी। न्यूट्रिशन थेरेपी से क्या करते हैं? लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, यानी ऐसे डाइट सप्लीमेंट्स जो हम नहीं ले पा रहे हैं, जो हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो न्यूट्रिशन थेरेपी में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के प्रॉपर वर्किंग हो और लंग्स स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो ये है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा, जिसमें ये फॉलोइंग ड्रग्स यूज़ की जाती है। ओके, तो एम्फीसीमा आपका कंप्लीट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड COPD, और हमने 2 डिजीज़ पढ़ी, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। ये दोनों ही डिजीज़ इंक्लूडेड होती है COPD में। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।